जय हिंद बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने वास्तविक संख्या को पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या में हमने 2 लेक्चर देख लिए हैं और आज हमारा हो सकता है कि लास्ट और फाइनल लेक्चर हो। तो हम आज डिस्कशन करते हैं एक इस टाइप के क्वेश्चन आपके उस बुक में होगा, एनसीईआरटी के बुक में, जिसमें क्वेश्चन क्या कहता है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। उसके बाद बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ देखना है कि कोई भी अंक जो शून्य पर समाप्त होगा, जैसे कि मान लो 10, जैसे कि मान लो 20 शून्य पर समाप्त होगा, 30, 40, ये सब अंक शून्य पर समाप्त हो रहा है ना। तो सबसे पहले हमें इसमें कॉमन चीज़ देखना है कि इसमें कॉमन क्या होगा। तो जैसे देखो 2 × 5 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10 × 5 हो जाएगा, या 4 × 5 जो भी कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 5 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ 4 × 5, यहाँ कितना हो जाएगा 8 × 5। यानी वो सारी संख्या जो 0 पे समाप्त हो रही है उसका एक गुणनखंड क्या होना चाहिए, वो सारी संख्या जो 0 पे समाप्त होगी उसका एक गुणनखंड क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। हमने अभी एनालिसिस किया तो हमें पता चला। और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा कोई सम संख्या, यानी कोई भी सम संख्या को जब मल्टीप्लाई हम करते हैं 5 से तो हमें ऐसी संख्या मिलती है जिसके लास्ट में क्या होता है 0, यानी वो संख्या 0 पे समाप्त होती है। यहाँ कुछ भी हो वो संख्या 0 पे समाप्त होती है। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? कोई भी संख्या 0 पे समाप्त कब होती है, तो कोई भी संख्या 0 पे समाप्त तब होती है जब हम किसी सम संख्या को लाइक 2, 4, 6, 8 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या 0 पे समाप्त होती है। लाइक इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये गुणनखंड है। मतलब ऐसी वो संख्या, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 होगा, जो 0 पे समाप्त होगा, उसका एक गुणनखंड तो 5 फिक्स है कि होगा, है ना। उसका एक गुणनखंड 5 होना ही होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या है 0 पे समाप्त होगा। ये चीज़ आपको समझ में आया? नहीं आया तो जैसे इसमें देख लो ना, 10 अपना 0 पे समाप्त हो रहा है, 2 × 5 यहाँ भी 5 आया, 20 समाप्त हो रहा है 4 × 5 यहाँ भी वो आया। उसके बाद क्या है 30 यानी 6 × 5 यहाँ भी 5 आया, 8 × 5 40 में यहाँ भी 5 आया। मतलब क्या है, इस साइड वाले को देखो 2, 4, 6, 8, ये क्या है, कोई सम संख्या है। और किसी भी सम संख्या को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो ऐसी संख्या बनती है जो लास्ट में 0 होता है। और यहाँ पे कुछ भी हो डजंट मैटर, लास्ट में 0। और वही हमसे पूछ रहा है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान 4n अंक शून्य पर समाप्त होगा, यानी 4n अंक कभी भी शून्य पर समाप्त होगा। तो इसके लिए क्या हमें देखना पड़ेगा कि क्या 4n अंक का कोई एक गुणनखंड 5 है कि नहीं। अगर 4n अंक का कोई एक गुणनखंड हमें 5 मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये 4n अंक शून्य पे समाप्त होगा। तो चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। ये तो अपना रफ था। हमने रफ में क्या देखा कि कोई भी अंक जो 0 पे समाप्त होती है उसका एक गुणनखंड 5 होना ही होना चाहिए, राइट। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 4n अंक है, ठीक है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है, प्राकृत संख्या, यानी n बिलोंग्स किससे होगा 1, 2, 3, 4 इस तरह से, यानी ये इप्सिलॉन होता है। इसका मतलब होता है कि n की जो वैल्यू है ना प्राकृत, यानी ये प्राकृत संख्याओं का समूह हो गया 1, 2, 3, 4। यानी ये एक संख्या है जो जहां n क्या है 1, 2, 3, 4 में से कोई भी एक होगा, यानी प्राकृत संख्याओं में से कोई एक होगा। क्या ये इतना आपको क्लियर हुआ? क्वेश्चन के हिसाब से क्या इतना आपको क्लियर हुआ, जल्दी बताओ। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो ये 4n अंक है ये किस पे समाप्त होना चाहिए। यहाँ पे 0 आना चाहिए और यहाँ कुछ भी हो, यहाँ x मान लो, यहाँ कुछ भी हो, ये हमें सॉल्व करना है। अगर ऐसा हमें मिल जाता है तो हम कहेंगे कि ये 4n अंक कहाँ पे शून्य पे समाप्त होगा, 4n अंक शून्य पे समाप्त होगा। अगर इस टाइप से हम कैलकुलेट कर पाते हैं तो, राइट। या नहीं, ये हमें 4n अंक कैसा करना है, लास्ट में हमें 0 चाहिए और यहाँ पे कुछ भी हो डजंट मैटर। ये हमें सॉल्व करना है और ये हमें दिया हुआ है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ये समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब हमने जो उधर देखा था तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4n अंक का
एक गुणनखंड फाइव होना चाहिए, राइट। क्या ये समझ में आया? यानी हमें कोई भी, जैसे मान लो ये अंक 0 पे समाप्त होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो अपना अंक है 4n, उसका कोई भी एक गुणनखंड हमें 5 मिलना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो 0 पे समाप्त होगा। चलिए ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अपने पास क्या है 4n। 4n को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या ये लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, क्या ऐसा लिख सकते हैं अपन 4n अंक को? आप, ये बेसिक सा रूल है, ये आपको पहले से भी आता होगा, और नहीं आता होगा तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं, अपने पढ़े होंगे एक क्या, a टू द पावर, नहीं ऐसा नहीं, x, जैसे देखो ऐसा x का पावर a, फिर इसका मल्टीप्लाई में अगर b होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, x टू द पावर a और b। क्या ये हमने पढ़े हैं कभी? 9th में पढ़े होंगे आप अच्छे से, अगर नहीं पढ़े होगा तो यहाँ देख लो। अगर कोई संख्या है जैसे x का पावर a है और उसका होल पावर b है, तो हम उस x में a और b का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कंडीशन है अपने पास। क्या इसको हम अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और फिर n का n, यही बनेगा, है ना। ये समझ में आया? इसको हम अगर वो करेंगे तो यही बनेगा, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो, सॉल्व करेंगे तो। अब देखो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूला के हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं 2, उसके बाद ऊपर यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2n। क्या ये समझ में आया आपको? जैसे 4n को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का n, जैसे इस, और उसके बाद इस हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब देखो, अब आप हमें एक चीज़ बताओ, अपना जो ये n है, n क्या है? प्राकृत संख्या है। n क्या है? प्राकृत संख्या है। तो अब आप ये बताओ कि n की वैल्यू आप चाहे कुछ भी पुट कर लो, क्या यहाँ पे ये इसका मतलब ये 5 कभी बन पाएगा? जल्दी बताओ, n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, क्या ये 5 बन पाएगा? एक बार सोच के बताओ। जैसे देखो n का वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ, चूंकि n के किसी भी मान के लिए 4n अंक का कोई गुणनखंड 5 नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये आपको क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक काम करो, एक बार और देखो। क्या है, एकदम अच्छा से समझना है ना, थोड़ा ध्यान लगाना। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। अपने को 4n दिया हुआ है, जहां n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू कुछ भी होगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा होगा। ऐसा कौन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, यानी प्राकृत संख्याओं में से कोई एक होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई भी ऐसा मान जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। n का कोई भी ऐसा मान फाइंड आउट कीजिए जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो ये हमें इस तरह से अपने को क्या है सॉल्व करना है ना। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो मतलब वो होगा, ठीक है। अब देखो 4n अंक, जैसे हमने इधर देखा था कि कोई भी अंक जो 0 पे समाप्त होता है उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक तो 5 होना ही चाहिए, है ना। यानी एक 5 होना ही चाहिए, राइट। ये समझ में आया? क्या एक 5 होना चाहिए। जैसे देखो आप अगर ऐसा बोलोगे, इसको हम 10 गुने 2 लिखेंगे, 10 गुने 2 भी हो जाएगा। तो ये 10 को कैसे ब्रेक करोगे, फिर इसमें तो 2 गुने 5 करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो यानी कोई भी ऐसा अंक जिसके लास्ट में शून्य आएगा, उसमें एक गुणनखंड 5 100% होना चाहिए। अगर उसका एक गुणनखंड 5 नहीं है तो वो संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, 4n अंक का एक गुणनखंड 5 होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा होने के लिए 4n अंक का एक गुणनखंड 5 होना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे बस एक लाइन का है। ये 4n को, जो अपना 4n है, हमने इसको क्या किया 2 का स्क्वायर और उसका
n, इसके फॉर्म में लिखा। इसके फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे देखो 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा और n है तो n यानी 4n ही हो जाएगा। चूंकि ऐसा अगर हम लिखेंगे तो हमें पहले से पता है कि x का पावर a और मल्टीप्लाई बाई जो होल पावर b है उसको हम x का पावर a भी लिख सकते हैं, राइट। ये हमने 9th में पढ़ा था। उसके हिसाब से इसको जब हम सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और उसका पावर को मल्टीप्लाई कर दो तो 2n। अब देखो अब हम हमारे पास क्या आया 2 का पावर 2n। अब देखो n का आप कोई भी मान रख दो, क्या ये 5 कभी इसका बन पाएगा? n का कोई भी मान रखो, जैसे मान लो 2n है ना, 2n है मान लो पावर में, 2 इंटू 1 रखोगे कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 रखोगे कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 3 रखोगे कितना हो जाएगा 6, 2 इंटू 4 रखोगे कितना हो जाएगा 8, है ना। इस तरह से बढ़ता जाएगा और फिर उसका भी 2 से अपन को वो करना है, यानी किसी भी कीमत पे n का आप कितना भी मान रख लो इसका कोई भी गुणनखंड 5 नहीं होगा। ये हमें यहाँ से क्लियर दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि n के किसी भी मान के लिए 4n अंक का कोई गुणनखंड 5 नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि 4n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें जो रफ वाला पार्ट है वो मैं रिमूव कर देता हूँ, ये अपना रफ वाला पार्ट है और इधर भी हो गया। बाकी ये पूरा छापो जल्दी, 2 मिनट के अंदर छापो, जल्दी छापो 2 मिनट में। हो गया क्या? ठीक है, हो गया। तो अब इसको हम रिमूव करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ना, बस थोड़ा सा है और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही है, तो इसको एकदम 100% प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी मैंने कहाँ से लिया है, तो एनसीईआरटी का 1.1 जो है ना प्रश्नावली, उसमें का ही क्वेश्चन है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, आप देख लेना, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपनी ये रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है उसमें एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपके पेपर में है, आपके बुक में होगा एनसीईआरटी में। मैं उस क्वेश्चन को नोट करता हूँ। वो क्वेश्चन है आपका इस तरह का क्वेश्चन होता है, देखना क्या होता है। व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन देख लूँ मैं, व्याख्या कीजिए कि ये आपके बुक का क्वेश्चन है, देखना आपको बुक में मिल जाएगा। 7 इंटू 11 और क्या है इंटू 13 प्लस 13, उसके बाद और क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। ये इस टाइप का आपका क्वेश्चन आता है, आप देखोगे तो आपको प्रश्नावली 1.1 में आपको ये दिख भी जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की संख्या है और इसे हमें प्रूव करना है कि ये जो संख्या दिया हुआ है और ये दोनों संख्या क्या भाज्य संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। तो आई होप कि आपको ये पता होगा कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसके 2 के अलावा यानी मिनिमम 3 गुणनखंड होते हैं। लाइक एक तो खुद होगा वो और एक होगा, उसके अलावा कोई और संख्या है जो उसको विभाजित कर पा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। ये हमें पता है। तो देखो अपने पास संख्या क्या है, संख्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है अपने पास संख्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये अपने पास संख्या है। अब देखो इसमें क्या है, ये संख्या है, हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ये संख्या दिया हुआ है क्या वो भाज्य संख्या है या नहीं, ये हमें बताना है, राइट। तो इसमें क्या है, देखो आपको ये पता होगा या नहीं भी पता होगा, जैसे ये क्या है, ये एक पद होता है, यानी प्लस और माइनस किसी भी, जैसे कोई भी ऐसा इस टाइप का आपको दिया हो तो प्लस और माइनस ये दोनों मतलब एक पद को अलग करता है। यानी देख जैसे इस प्लस के इधर वाला पूरा एक पद है
और प्लस के इधर वाला जितना भी होगा, यानी यहाँ तो एक ही है। जैसे प्लस के इस वाले को हम क्या बोलेंगे, ये पूरा एक पद है और ये दो पद है। जब हम बहुपद पढ़ेंगे तो इसकी ज़्यादा डिस्कशन होगा, मतलब पद क्या होता है वो। अभी के लिए बस इतना समझो कि प्लस माइनस, जैसे आप कुछ भी यहाँ लिख दो 4 × 3 + 9 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 -2 + 4, इसमें कितने पद है अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे आप। जहाँ जहाँ प्लस माइनस है उसको अलग कर दो, यानी प्लस से पहले ये हो गया एक, उसके बाद यहाँ आगे कहाँ है माइनस आएगा या प्लस, ये हुआ, ये 2 हो गया, ये अकेला हो जाएगा क्योंकि जस्ट आगे प्लस है ये। इसमें कितने पद हो गए 1 2 3 4। क्या ये लाइन आपको क्लियर है। पद हम कैसे करते हैं, जहाँ भी प्लस माइनस होता है वो उस इस जैसे प्लस के एक साइड वाला एक पद होता है, उसके दूसरे साइड वाला दूसरा पद होता है, राइट। हमने इसको घेर दिए हैं, चलो ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये आपको इतना क्लियर हुआ कि पद कैसे हम अपन अलग करते हैं, और दूसरा कि इसको हमें क्या प्रूव करना है कि जो दिया हुआ संख्या है वो भाज्य संख्या है कि नहीं, ये प्रूव करना है, राइट। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जैसे अपने पास संख्या क्या है, हमें जो ये दूसरी पद वाला संख्या है, जैसे यहाँ 5 है यहाँ 13 है, हम इसमें से क्या 13 को कॉमन कर सकते हैं। इधर से 13 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 7 × 11 × 13 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 1। क्या ये क्लियर है। और इसमें से अगर हम करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 5 है, यानी 5 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 7 × 6 × 5 × 4, सॉरी यहाँ से 5 निकल जाएगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 13 निकल जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं भाई। जैसे देखो ये दोनों पद है, ये दोनों पद में से हम 13 को कॉमन कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको कॉमन करने एटलीस्ट आता होगा। ये दोनों पद में से हम 13 को बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से भी जो 13 है वो गायब हो जाएगा, 13 की जगह 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 13 है तो वहाँ पे भी 1 हो जाएगा, राइट। ये समझ में आ गया। अब यहाँ से 5 को हम कॉमन कर रहे हैं तो 6 यानी 5 हटा रहे हैं, तो इस पद में से भी 5 हटाएंगे और इस पद में से भी 5 हटाएंगे। 5 हटाने का मतलब किसी भी चीज़ को कॉमन करना मतलब पूरे को डिवाइड करना। तो यानी इस संख्या में से हम 13 कॉमन करेंगे, यानी इस संख्या से 13 को डिवाइड करेंगे तो 13 से 13 मल्टीप्लाई कट जाएगा, है ना, डिवाइड होके। तो मतलब ये होता है, आपको इतना तो आता ही होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ये हो गया। यहाँ से 5 हम दोनों में से कॉमन कर रहे हैं तो क्या बचेगा 7 × 6, 5 खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा वहाँ पे 5 से। इसके बाद 4 × 3 × 2 × 1, और ये प्लस क्या बच जाएगा 5 कॉमन हो गया तो 1। अब देखो यहाँ 13 है, अब ये पूरे को सॉल्व करो आप, कितना बचेगा 77 + 1, और यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा 5, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 5 3 दूनी 6, 6 चौक 24, फाइंड आउट करो यार इसको, 7 छक्के 42, 42 चौके कितने होगा, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करो ना, 8 और 16 168 हो गया। उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 14, अरे यार कैसे कर रहे हो, मल्टीप्लाई करना है, 8 छक्के 48 के 8 हासिल, 4 36 4 40, 6 4 10, ये कितना हो गया 108, 108 और प्लस वहाँ अपने पास 1 है। क्या ये समझ में आया। इसको क्लियर करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो कॉमन निकाले हैं ना, तो उसके बाद जो अंदर बचा है उसको हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये कैलकुलेट तो आपको करना ही आता ही होगा बीजगणित के हिसाब से, और बीजगणित क्या है, इसमें सब तो मल्टीप्लाई ही है, तो ये अपने को आता ही होगा। अब देखो अब क्या होगा, इसको जब हम करेंगे तो 13 × इसको हम 78 लिख सकते हैं, और इसको 5 × 100 यानी 1009 लिख सकते हैं। क्या इतना तक करने में कोई दिक्कत है आपको, जल्दी बताओ, क्या इतना तक करने में दिक्कत है, जल्दी बताओ। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब जो ये संख्या अपने को दिया गया था, इसका एक गुणनखंड क्या मिला अपने को 78। ये संख्या जो दिया गया था इसका एक गुणनखंड अपने को क्या मिला 1009। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का केवल दो गुणनखंड होते हैं।
चूंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का केवल दो, देखो ये जो थ्योरी जो लिखते हैं ना वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो। चूंकि दिए हुए संख्या का एक और खुद के अलावा एक और वो गुणनखंड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो, लेकिन हमें ये ज़्यादा बेटर लगता है तो हम ये लिखते हैं। ये तो आप अपने हिसाब से जो भी बनाना हो बस ऐसा बनाओ कि सामने वाला पढ़े तो उसे समझ आए। तो चूंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का केवल दो गुणनखंड होते हैं, परंतु यहां दिए हुए संख्या का दो से अधिक गुणनखंड है, दो से अधिक गुणनखंड है। उसके बाद इसके नीचे लिखना होगा, तो नीचे अपने पास जगह नहीं है तो यहां लिख सकते हैं, अतः दिया हुआ संख्या भाज्य संख्या है। दिया गया संख्या भाज्य संख्या है। क्या ये समझ में आया? इसमें तो कुछ है ही नहीं, एकदम हलवा है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो इसको समझना भी जरूरी है। जैसे देखो एक बार फिर से इसको समझना, व्याख्या कीजिए कि ये एक संख्या दिया है, दूसरा ये संख्या दिया है, भाज्य संख्या है, इसे हमें प्रूव करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि भाज्य संख्या है, ये हम कैसे पता करेंगे कि अगर उसका गुणनखंड हमें कोई एक ऐसी संख्या मिल जाए जो स्वयं और एक के अलावा कोई दूसरा हो उसके गुणनखंड में, राइट। तो जब हम इसको आगे करेंगे तो क्या होगा, आगे बढ़े हम, फिर हम जैसे यहाँ आए तो 13 × 78 आया। अब 78 जो है, क्या 78 क्या है ये बताओ हमें? 78 का तो गुणनखंड होगा, और यहाँ 109 है, इसका भी गुणनखंड होगा। तो चूंकि हम यहाँ अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं अगर ये अभाज्य संख्या होता तो यहाँ 78 आता ही नहीं है ना, 78 तो ब्रेक हो जाएगा, ये भाज्य संख्या है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का केवल दो गुणनखंड होते हैं, परंतु यहाँ दिए हुए संख्या का दो से अधिक गुणनखंड है, अतः दिया हुआ संख्या भाज्य संख्या है। जल्दी से इसको नोट करो 2 मिनट में, जल्दी नोट डाउन करो। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 2 मिनट में। देखो आप इसको एक तरीके से और बना सकते हो कि इसको पहले आप x मान लो और इसको y मान लो, और फिर उसको जैसे ये है वैसे करो, नीचे यहाँ पे लिखो चूंकि x और y के दो से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। हो गया क्या? तो ठीक है, अब इसको नहीं हुआ है तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि टाइम वैसे ही कम है। रिकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, जल्दी करो इसको, जल्दी 2 मिनट में नोट करो। हो गया? अपन इसको रिमूव करते हैं, मिटाते हैं और चलते हैं। एक और टाइप के क्वेश्चन हैं आपके प्रश्नावली में, आपके पाठ्य बुक में, पाठ्य पुस्तक बोलते हैं ना हिंदी में। देखो एक क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं उसको कैसे लिखूं, इसको लिखूं या समझा दूं डायरेक्ट? बहुत लंबा क्वेश्चन, ऐसा समझो क्वेश्चन क्या है कि एक खेल का मैदान है, क्वेश्चन समझना, एक खेल का मैदान है, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या है, एक वृत्ताकार पाथ है। ये क्या है? पाथ है, ठीक है। एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पाथ है। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि एक क्या है, सोनिया नाम की लड़की है। कौन है? एक सोनिया नाम की लड़की है, एक सोनिया नाम की लड़की है जो इस वृत्ताकार पथ में चलती है, ठीक है। और एक और कौन सा नाम बताया था इसमें? एक सोनिया नाम की लड़की है और दूसरा रवि नाम का लड़का है, एक रवि नाम का लड़का है, राइट। सोनिया को कितना लगता है? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये ग्राउंड है और दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट है, यहां से दोनों एक साथ चला, ठीक है। यहां से सोनिया भी चली और रवि भी चला, और क्या बोल रहा है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो यहां पे ये पूछ रहा है दोनों एक जगह कब मिलेगा, दोनों एक जगह कब, दोनों एक जगह कब मिलेगा। यानी हमें क्या निकालना है यहाँ पे कि जैसे इस पाथ पे सोनिया भी चली और रवि भी चला, दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से चला
और क्या है कि एक 18 मिनट लगाता है और एक 12 मिनट। जैसे देखो सोनिया कितना लगाता है, सोनिया को एस लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सोनिया लगाती है 18 मिनट, 18 मिनट्स, एक काम करो हिंदी है ना, और रवि कितना लगाता है 12 मिनट। अब हमें पूछता है कि ये दोनों एक बिंदु पे कब मिलेगा। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, सोनिया चल के आ गई यहाँ, पहला बार में चली तो सोनिया यहाँ पहुंची 18 मिनट में, और रवि पहुंच गया कितना 12 मिनट में, यानी रवि दूसरे राउंड पे यहाँ तक पहुंच गया होगा, ठीक है। फिर तीसरा राउंड ये आएगी, फिर 18 मिनट में ये यहाँ आ जाएगी, तो फिर ये कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये कोई भी एक बिंदु पे या प्रारंभिक बिंदु पे ही मान लो एक बार मतलब कब मिलेगा, यानी ये दोनों एक जगह कब मिलेगा प्रारंभिक बिंदु पे, ये अपना क्वेश्चन है और इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम अगर एलसीएम निकाल दे, दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो वही उसका आंसर होगा। जैसे देखो इसका एलसीएम निकालो 18 का, कितना हो जाएगा 18 का एलसीएम, वो गुणनखंड करो, कितना है 2 इंटू 3 का पावर 2। उसके बाद 12 का कितना है, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी इसको लिखोगे तो 2 का 2 इंटू 3। अब देखो हमें इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 18, 12, ठीक है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जितने हैं वो ले लो, यानी 2 और 3 यही है। उसके बाद हमें इसमें क्या लेना है, मैक्स वाला है ना, सबसे ज़्यादा जिसका घात होगा, यानी 3 का 2 है और 2 का भी सबसे मैक्स 2 है। अब इसको करो 4 इंटू 9, कितना हो गया 36 मिनट। तो हम ऐसा कहेंगे कि रवि और सोनिया जो एक ही जगह पर मिलेगा वो कितने देर के बाद मिलेगा, 36 मिनट के बाद मिलेगा। ये हमसे नहीं पूछ रहा है कि वो कौन कितना चक्कर लगाएगा, सेकेंडरी मैटर है, हमसे बस इतना पूछ रहा है कि दोनों कब एक ही स्थान पर मिलेगा, तो 36 मिनट पे। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जब आएगा तो अपने को क्या करना रहता है, एलसीएम निकालना होता है। जल्दी से एक काम करो, इसको 2 मिनट में छापो, अपन अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। हो गया। देखो हम इसमें हर एक क्वेश्चन का एक एक, जैसे हर प्रकार के क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हर प्रकार के टॉपिक का एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, और आप इसको मतलब नोट्स में बनाते जाना, और आई होप कि आप समझ भी पा रहे होगे क्वेश्चन को। और उसके बाद आप क्या करना, आपका जो बुक है उसमें आप क्वेश्चन जाना सॉल्व करने, और आपको A to Z क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, अगर आप क्लास को एकदम सीरियस मैनर से पढ़ रहे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो जो भी हम क्वेश्चन बताएं उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैंने आपका बुक देखा है और आपके बुक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको एटलीस्ट एक एक तो करा ही रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, जल्दी इसको नोट करो, और नोट हो गया हो तो बताइएगा, आगे बढ़ेंगे अपन। हो गया, अगर हो गया है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका शायद आप लोग वेट भी कर रहे होंगे, वो आ गया है अपने पास वास्तविक संख्या में। और ये तो हर साल ही पूछता है, 5 में ना सही 2 नंबर में तो जरूर ही पूछता है, राइट। जो प्रश्न है वो क्या है, सिद्ध करे कि √5 एक सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, राइट। ये अपना क्वेश्चन है। जैसे हमें पता तो है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसी चीज को हमें प्रूव करना है। तो देखो क्या होता है, इसको प्रूव करना है तो हम सबसे पहले ऐसा मान के चलेंगे कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है यानी √5, तो हम ऐसा मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम ये क्या करेंगे, कल्पना करेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और हम परिमेय संख्या के रूल के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और अगर हमें कहीं पे ऐसा नजर आया कि ये परिमेय संख्या के रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो हम बोल देंगे क्या, कि वो अपरिमेय संख्या, राइट। क्या ये बात समझ में आया आपको। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो भी संख्या दिया हुआ है उसको परिमेय संख्या मानेंगे, और उसके बाद हम उस परिमेय संख्या के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और अगर हमें जब भी ऐसा लगेगा कि ये परिमेय संख्या के नियम को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो हम बोल देंगे कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम करते हैं हल। देखो इसमें लगेगा थोड़ा ज़्यादा, तो इधर और इधर दोनों पार्ट अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माना, क्या मानेंगे हम, √5 एक
परिमेय संख्या है, राइट। एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहां पी और क्यू क्या है, सभाज्य संख्या है। देखो ये परिमेय संख्या में होता है जहां पी और क्यू क्या होता है, सभाज्य संख्या है, राइट। ये हमने शायद नहीं लिखवाए थे, तो 1/p/q जो होता है ना उसमें, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें इसको प्रूव करना है। हमने सबसे पहले क्या किया कि √5 को परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या मानेंगे तो हम √5 को लिख सकते हैं p/q के रूप में, यही तो परिमेय संख्या बोलता है, जहां p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, यानी p और q का एक और खुद के अलावा कोई दूसरा वो नहीं होगा, यानी p और q का एक के अलावा, ओनली एक के अलावा, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा p और q का। सहअभाज्य संख्या में वही होता है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब देखो इसको आगे बढ़ो, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने में, अब वर्ग करो दोनों तरफ, क्या होगा, √5 का वर्ग करना है अपने को और स्क्वायर, और p/q का स्क्वायर करना है, क्या हो जाएगा, √5 का 5 स्क्वायर, नहीं √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट बाहर हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, और ये p² स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, q² है ना, 5q² इक्वल टू p², ऐसा लिख सकते हैं अपन। और ऐसा लिखेंगे या इसको ऐसा लिख दो ना, p² इक्वल टू 5q²। अब देखो इसमें क्या है, अगर हम ये 5 को नीचे लाएंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि p² को 5 डिवाइड करेगा, राइट, p² को 5 डिवाइड करेगा, तो हम यहां ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि p² को 5 विभाजित करता है, इसीलिए ये p को भी विभाजित करेगा। देखो यहाँ पे आपको आएगा कन्फ्यूजन, मैंने क्या बोला, जैसे ये है, अब q² उधर ही रखेंगे, अगर इसको मान लो समीकरण 1 मान लो आप, जैसे देखो इस एक यहाँ पे है, ऐसे हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, q² इक्वल टू p² अपॉन 5, क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको, जैसे ये q² को यहीं रखेंगे और p² के नीचे 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, है ना, अगर यहाँ से 5 हटा देंगे तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, p² को 5 विभाजित करता है, इसलिए ये p को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा p को विभाजित, तो जैसे देखो अगर कोई संख्या है, मान लो जैसे देखो 9 को, अगर जैसे देखो कोई संख्या मान लो जैसे 25 है, 25 को 5 डिवाइड कर रहा है, राइट, डिवाइड कर रहा है, तो जैसे 5² को अगर 5 डिवाइड करेगा, 5² यानी 25 है ना, सुनो इसको कैसे समझोगे मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला, p² को 5 विभाजित करता है, यानी 5² को, अरे यार p² को 5 विभाजित कर रहा है, यानी 5 के स्क्वायर जो है उसको अगर 5 डिवाइड करेगा तो ये 5 को भी 5 डिवाइड करेगा, यही है क्वेश्चन। जैसे 5² को मान लो 5² है, इसको कितना हो जाएगा 25 को अगर 5 डिवाइड कर पा रहा है तो क्या है, 5 को भी डिवाइड कर पाएगा, 5/5 करेंगे तो 1 से। यही कॉन्सेप्ट है कि p² को अगर कोई संख्या विभाजित कर रहा है तो वो संख्या p को भी विभाजित करेगा, राइट। जैसे 5² है, 5 यानी मान लो 15, यानी कैसा मान लो, जैसे 15² मान लो, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, राइट। देखो इस चीज को समझना है एक बार, ये समझ गए अगर तो यहीं पे अपना कहानी खत्म हो जाएगा। जैसे देखो 15² को अगर 5 डिवाइड करेगा, 15² को अगर 5 डिवाइड करेगा, जो कि बिल्कुल करेगा, राइट, तो 15 को भी 5 डिवाइड करेगा। यही कह रहा है ये कि अगर 15² जो है उसको अगर 5 डिवाइड कर पा रहा है तो 15 को भी 5 डिवाइड करेगा। तो हम चूंकि वही बात तो लिखे हैं, p² को 5 विभाजित करता है, इसीलिए ये p को भी विभाजित करेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है कि हो गया होगा, ठीक है। अब इससे आगे हम कहाँ लिखे,
ठीक है, देखो जैसे इस वाले ये वाले लाइन से देखना, पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसीलिए ये पी को भी विभाजित करेगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पी इक्वल टू 5 और एक यहाँ पे मान लो कुछ भी, जैसे ए मान लो, और यहाँ ए क्या है, पूर्णांक होगा। क्या ये क्लियर हुआ आपको? क्या ये लाइन क्लियर है? नहीं है तो एक बार समझो मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि पी स्क्वायर को अगर 5 विभाजित कर रहा है तो पी भी 5 को विभाजित करेगा, तो पी 5 को विभाजित करेगा। यहाँ पे क्या है, पी 5 क्यू स्क्वायर है, यानी क्यू स्क्वायर भी तो कोई क्या है, क्यू स्क्वायर कोई पूर्णांक ही है, तो हमने एक नया पूर्णांक लिया क्या, ए। अब देखो ये हुआ, अब हमने यहाँ क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 25 ए स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हम लिखे कहाँ, मुझे यही समझ नहीं आ रहा, इसको लिखा कहाँ जाए। ये लाइन अगर यहाँ आ जाए ना, क्योंकि बनाना तो इसे एक ही पेज में है। चलो यहाँ हम देखते बनाने की कोशिश करते हैं, यहीं पे अगर हो जाए। अब देखो समीकरण 1 में पी स्क्वायर का वैल्यू है अपने पास, समीकरण 1 में है ना पी स्क्वायर का, तो यहाँ से पुट कर दो, यानी समीकरण 1 से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, ये 5 क्यू स्क्वायर। एक क्वेश्चन और इसका करेंगे तो अभी ध्यान देना इसमें, ठीक है। और यहाँ 25 ए स्क्वायर, ये 5 से 5 कट जाएगा 5 से। अब देखो यहाँ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 5 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सेम कंडीशन हुई क्या, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5 ए स्क्वायर। यानी यहाँ ये 5 को अगर बाहर नीचे कर देंगे तो क्या ये वही बात हो गई, क्यू स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है। क्या ये वही बात हो गई कि क्यू स्क्वायर को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, इसीलिए क्यू को भी विभाजित करेगा। क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखो हमने p और q को क्या माना था, सहअभाज्य संख्या, लेकिन जब हम इसको सॉल्व किए तो p को भी 5 विभाजित कर रहा है और q को भी 5 विभाजित कर रहा है, यानी ये दोनों सहअभाज्य संख्या तो नहीं है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या हमें ये पता चला, p को भी 5 विभाजित कर रहा है और यहाँ से q को भी 5 विभाजित कर रहा है, यानी p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो जो हमने माना है वो क्या माना है, गलत माना है, और गलत माना है तो हमने क्या माना था, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हमने गलत माना, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। एक काम करते हैं ना, ये एक काम करो, इसको पहले आप नोट करो, नोट नहीं करो यार, क्योंकि इसमें अभी कुछ लिखना भी था लेकिन कहाँ लिखे हम। देखो इसको एक बार फिर से समझो, ये हमने √5 लिया था, एक काम करो यहाँ हम √3 ले लेते हैं, है ना। अब इसको ऐसा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे देखो यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। सारा क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होगा, बस जहाँ 3 है, जहाँ √3 है वहाँ 3 यानी √3 आ जाएगा तो 3 बन जाएगा वो, जहाँ √5 आएगा तो √5 आ जाएगा, है ना। माना √3 एक परिमेय संख्या है, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसीलिए √3 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा लाइन, ठीक है। सहअभाज्य संख्या है, जहां p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब देखो दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर ये सब चीज़ तो आप पढ़ के आए होंगे कि दोनों तरफ अगर कुछ भी एक ऑपरेशन करते हैं तो कोई उस पर असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ से p/q का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ p² / q²।
अब यहाँ हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q² अपॉन इक्वल टू p²। ये समझ में आया, 3q² इक्वल टू p²। अब इसको हम मानेंगे समीकरण 1। अब देखो यहाँ हम इसको एक लाइन और हम आगे ऐसा बढ़ा सकते हैं कि q² इक्वल टू p² अपॉन 3, ठीक है। लेकिन समीकरण हमारा 1 वही है, 3, ये हो गया। तो अब देखो हमने वही सेम कॉन्सेप्ट, p² को 3 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, p² को 3 विभाजित कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ चूंकि p² को 3 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसीलिए 3 p को भी विभाजित करेगा, राइट। 3 क्या करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, जल्दी बताओ। मैंने क्या लिखा कि जैसे इसको सॉल्व किया हमने, √3 को परिमेय संख्या माना है, उसको p/q के रूप में, जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य संख्या। हमने दोनों तरफ वर्क किया, दोनों तरफ वर्क करने पर हम यहाँ पहुँच गए q² इक्वल टू, यानी ये पहले 3q², इसको जो सॉल्व किए तो 3q² इक्वल टू p² हो गया, इसको हमने समीकरण 1 बना दिया। अब क्या हुआ, q² इक्वल टू p² अपॉन 3 हुआ। तो जिससे यहाँ निष्कर्ष ये निकलता है कि p² को 3 विभाजित कर रहा है, p² को 3 विभाजित कर रहा है, इसीलिए 3p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। 3p को भी विभाजित करेगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, p इक्वल टू 3 लिख के उसके बाद ये यहाँ पे कोई एक संख्या हो जाएगा, है ना, p इक्वल टू 3 और यहाँ कोई एक, जैसे मान लो a मान लो, ठीक है। यहाँ लिख दो a, जहाँ a एक पूर्णांक है, राइट। देखो ये हमने क्यों लिखा, तो चूंकि p क्या कर रहा है, 3 को विभाजित कर रहा है, तो p यही p है ना, p 3 को विभाजित कर रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या था, 3q², कोई पूर्णांक ही होगा मान लो, तो उस पूर्णांक को हमने यहाँ पे अपने हिसाब से a मान लिया, ठीक है। ये समझ में आ गया, यानी p इक्वल टू 3a, हमने यहाँ a अपने हिसाब से मान लिया है, जो a क्या होगा, कोई एक पूर्णांक होगा। क्या ये लाइन आपको समझ में आया, ये वाले लाइन से आया है वो लाइन, कि p² को अगर 3 विभाजित कर रहा है तो p को भी 3 विभाजित करेगा। यही लाइन है ना, p को भी 3 विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पे ये q² है, और q² को मान लो ये भी क्या है, ये एक कोई पूर्णांक ही होगा, तो ये कोई पूर्णांक होगा, तो यहाँ पे भी हमने ये एक को मान लिया कोई पूर्णांक है। या ऐसा कर सकते हो कि q² को ही हमने मान लिया a, ये मान लो, ठीक है, q² को हमने a मान लिया, ये भी समझ सकते हो। ये हो गया p इक्वल टू 3a²। अब देखो, अब फिर यहाँ दोनों तरफ वर्क करो, दोनों तरफ वर्क करने पर अब यहाँ क्या हो जाएगा, p² इक्वल टू 3a² का हमें वर्क करना पड़ेगा, या p² हो गया, यानी p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9a², ठीक है। अब देखो हमारे पास समीकरण 1 में p² की वैल्यू है, क्या है, 3q²। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3q² इक्वल टू 9a², राइट। यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी q² इक्वल टू 3a², ठीक है। अब देखो q² इक्वल टू 3a² हो गया, तो अब क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, q² अपॉन 3 इक्वल टू a²। क्या ये लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। जैसे यहाँ पे लिखे हम वैसे यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे भी q² को क्या कर रहा है, 3 विभाजित कर रहा है, q² को 3 विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि q² को 3 विभाजित कर रहा है, इसीलिए ये q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। क्यों, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे p² को 3 विभाजित कर रहा था तो p को भी करेगा, यहाँ q² को 3 कर रहा है तो q को भी करेगा। अब एक चीज बताओ, हमने यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या माना था, और यहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो क्या सहअभाज्य संख्या का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है?
जिस हिसाब से हम चले हैं उस हिसाब से सह संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ जो 3 आया है हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से 3p को भी विभाजित कर रहा है और 3q को भी विभाजित कर रहा है, मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो जो हमने माना है वो गलत हो गया है ना। चूंकि यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि p और q का एक नहीं, p और q को 3 विभाजित कर रहा है, 3 विभाजित कर रहा है, ठीक है। चूंकि p और q को 3 विभाजित कर रहा है इसीलिए ये सहभाज्य संख्या नहीं होगा, इसीलिए ये सहभाज्य संख्या नहीं होगा, इसीलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, राइट, सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। ये हो गया, इतना पहले आप नोट करो। इसके बाद एक ही लाइन लिखना है, अतः हमारी कल्पना गलत है इसीलिए √3 एक परिमेय संख्या, बस यही लिखना है। पहले इसको आप जल्दी से छापो 2 मिनट में, पूरे सिस्टम से जल्दी छापो। हमने कहा इधर से शुरू किए थे, ये लाइन पहले ये पूरा छापो, फिर इसके नीचे से ये शुरू करना। जल्दी करो जल्दी, बहुत टाइम लग रहा है इसमें यार। हो गया? और नहीं हुआ है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो हम यहाँ तक आ गए। इसको अगर आपको फिर से समझना है तो हम फिर से समझा देते हैं। क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, इसे प्रूव करना था। हमने √3 को परिमेय संख्या मान लिया। उसके बाद क्या किया कि √3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या, जहाँ p और q सहभाज्य संख्या है। हमने दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग करने पर हमें प्राप्त हुआ क्या, p² = 3q², हम जिसको हमने समीकरण 1 मान लिया। q² = हम p² लिख सकते हैं इससे, इसके हिसाब से। तो चूंकि p² को 3 डिवाइड कर रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि 3p को भी विभाजित करेगा, राइट, 3p को विभाजित करेगा। इस हिसाब से हम p = 3a लिख सकते हैं, जहाँ a क्या है, एक पूर्णांक संख्या, जहाँ a एक पूर्णांक संख्या। हम दोनों तरफ फिर से वर्ग किए, p² = 3a² आया, p² = 9a² आया। p² की वैल्यू हमने समीकरण 1 से 3q² डाला तो q² = 3a² हो गया। अब यहाँ से q²/3 हो गया = a²। यहाँ क्या हुआ, q² को 3 भी विभाजित कर रहा है इसलिए q को भी विभाजित करेगा, ये जैसे यहाँ पे किया था। और हमने p और q को सहभाज्य संख्या माना था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, p और q को 3 विभाजित कर रहा है, यानी सहभाज्य संख्या का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया अपन को। मतलब ये जो हमने कथन माना था सहभाज्य संख्या, वो p और q सहभाज्य संख्या नहीं है ना, इसलिए ये सहभाज्य संख्या नहीं है। इतना हो गया। उसके बाद हमें एक लाइन और लिखना है। क्या लिखना है, अतः हमारी कल्पना गलत है। हमने कल्पना क्या किया था कि वो एक परिमेय संख्या जो गलत है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ जो भी हमने ये लिखा है ना वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको लिखना मतलब मैंने तो स्टेप बाय स्टेप समझाया है, तो इसमें लिखने के लिए कुछ याद तो करना नहीं है क्योंकि ये मैथ है, वैसे भी याद करने से तो कुछ होगा नहीं। तो जैसे हमने समझाया तो उस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी 1-2 क्वेश्चन आप अपने से करना, हो सकता है कि ये आपको कभी कभी 1-2 बार देखना भी पड़े, लेकिन फिर उसको समझने की कोशिश करना, राइट। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। और ये लाइन हमने लास्ट में लिख दी, अतः हमारी कल्पना गलत है इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध कर दिया। चलो ठीक है, इसको जल्दी नोट डाउन करो, ये लाइन को लिखो जल्दी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ये सिद्ध करने वाले में ना 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो हमने देख लिया जो रूट के अंदर कोई भी संख्या दे देगा, ठीक है। और दूसरा एक और प्रश्न आता है, वो कैसा आता है वो हम बताते हैं, रुको। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो एक प्रश्न आता है वो आता है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दिया जाता है। ये क्वेश्चन है, मान लो इसमें बोलता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करे कि 3 + √5, 3 + √5, या आप इसको चाहो तो 3 + 2 √5, 3 + 4 √5, जो भी हो, जैसे
3 प्लस मान लो 2√5 लिख देते हैं। 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये अपने पास क्वेश्चन आता है और ये उससे भी इजी है इसको सॉल्व करना। कैसे करते हैं तो देखो, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ऐसा सिद्ध करना रहे कि वो सामने वाला जो संख्या दिया हुआ है वो परिमेय नहीं अपरिमेय है, यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उसको उल्टा मान के चलेंगे। उल्टा मान के चलेंगे का क्या मतलब है, हम उस संख्या को सबसे पहले मान लेंगे क्या कि वो परिमेय संख्या है और हम उस पर परिमेय संख्या का रूल लगाएंगे, परिमेय संख्या के हिसाब से चलेंगे। और जहाँ भी हमें ऐसा फील होगा कि परिमेय संख्या नहीं है, यानी हमें अपने रूल को मतलब उल्टा जाते हुए हमें दिखे, तो हम समझ जाएंगे कि हमने जो माना है वो गलत है। जैसे क्या है 3 प्लस देखो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, राइट, एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2√5 इक्वल टू पी बाई क्यू। क्या हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमने उसको अपरिमेय माना है और बाद में फिर परिमेय माना, जैसे मान लो ये अपरिमेय संख्या है लेकिन हमने इसको मान लिया कि परिमेय संख्या है, तो हम ये लिख सकते हैं। और जब हम ये लिखते हैं तो यहाँ क्या होता है, जहाँ पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। देखो सहभाज्य संख्या हम क्यों लिखते हैं, जैसे कोई भी परिमेय संख्या है ना, जैसे मान लो ये परिमेय संख्या, राइट, जैसे मान लो 15 और 18 ये एक परिमेय संख्या, राइट, तो ये तो सहभाज्य नहीं है लेकिन ये सहभाज्य ही है। जैसे 3 पंचे 5 और 3 चक्के 18, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं 5। क्या ये अब वो हो गया सहभाज्य संख्या, अब हो गया ये। तो इसलिए हम लिखते हैं कि जो भी संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा होगा, यानी जो भी परिमेय संख्या है वो सहभाज्य संख्या ही होता है, जो यानी पी बाई क्यू जो होता है वो सहभाज्य संख्या के रूप में होता है। अगर नहीं होता है तो उसको हम बना सकते हैं, इसलिए हम जब मानते हैं तो ये लेके चलते हैं। ठीक है, हमने क्या मान लिया 3 प्लस 2√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब जैसे देखो ये 3 है, 3 को हमें उस साइड भेज देना है, 2√5 अपॉन पी अपॉन क्यू, ये बहुत ईजी है। माइनस ये प्लस का 3 था तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब क्या होगा 2√5 इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे हम तो क्यू हो जाएगा p माइनस 3q। अब यहाँ से 2 को भी उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा √5 इक्वल टू p माइनस 3q और यहाँ पे हो जाएगा 2q। ये तो आपको समझ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 2 इधर कर दिया हमने। ठीक है, अपने पास क्या आया ये। अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है और हम जो करना चाह रहे थे वो हमें मिल चुका है। अब जो बात बची है वो बस लिखने की बची है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, ये हो गया। अब देखो जैसे P और Q क्या है, P और Q जैसे पूर्णांक परिमेय, यानी P और Q सहभाज्य संख्या, यानी एक पूर्णांक संख्या है ना। सहभाज्य संख्या मतलब पूर्णांक संख्या होगा, राइट, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। सहभाज्य का मतलब P और Q क्या है, पूर्णांक होगा। तो चूंकि P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, चूंकि P और Q पूर्णांक संख्या है, इसीलिए P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या होगा। जैसे देखो ये जो है P माइनस 3Q अपॉन 2Q, इसमें आप अगर P और Q एक पूर्णांक संख्या है तो इसमें आप कुछ भी वैल्यू डालो, 1 2 3 4 से लेकर कुछ भी डालो, ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, परिमेय संख्या ही बनेगा। जैसे यहाँ 1 डाल दो तो भी ये परिमेय संख्या, 2 डाल दो तो भी परिमेय संख्या, 3 डाल दो तो भी परिमेय संख्या, यानी कोई भी पूर्णांक संख्या आप डाल दो तो वो परिमेय संख्या बनेगा। तो हमने वही बात लिखी है, चूंकि P और Q पूर्णांक संख्या है इसीलिए P माइनस जो ये संख्या है एक परिमेय संख्या होगा, राइट, ये समझ में आया। अब देखो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो, जल्दी बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो। तो यानी देखो इसलिए ये हमने लिख दिया यहाँ पे P माइनस 3Q। अब यहाँ से आगे देखो, और नहीं और मत लिखो, परंतु
परंतु रूट 5 क्या है? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद लिखो और हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम? कि परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय होगा। यानी वो संख्या जो अपरिमेय है वो परिमेय, यानी अपरिमेय इक्वल टू नॉट होगा परिमेय, यानी दोनों बराबर नहीं हो सकता। जो अपरिमेय है वो परिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकता, परंतु यहाँ हमें बराबर मिल रहा है। तो हम बोलेंगे, ये लिख दिया हमने, परंतु रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय होता है। ये लाइन लिख दिए। इसीलिए नहीं, अतः हमारी कथन, हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसीलिए क्या है? 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? और नहीं आया तो एक बार हम और समझाएंगे, क्योंकि ये हमारा स्टाइल है। एक क्वेश्चन को 2 बार कम से कम तो समझाएंगे ही आपको। जैसे देखो, सिद्ध करें कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने पास क्वेश्चन था, हमने 3 + 2 रूट 5 को परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या माना तो हमें वो p/q होगा, और जैसे ही p/q लिखेंगे तो यानी उसको परिमेय संख्या माना जहाँ p और q क्या होगा? सहभाज्य संख्या होगा। हमने देख लिया सहभाज्य कैसे होगा, राइट। उसके बाद क्या है? 2 रूट 5, इसमें हमने ये 3 को इस साइड भेज दिए जो इस साइड वाला था। फिर हमारे पास 2 रूट 5 = p - 3q/q आया। अब यहाँ से 2 को भी हमने उस साइड भेज दिया तो क्या आ जाए? p - 3q/2q। चूंकि p और q पूर्णांक संख्या है, p और q पूर्णांक संख्या है, क्योंकि हम परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो पूर्णांक संख्या होगा, सहभाज्य है तो, राइट। चूंकि p और q पूर्णांक संख्या है, इसीलिए p - 3q/2q एक परिमेय संख्या होगा। यानी p और q अगर पूर्णांक संख्या है तो इसमें कोई भी वैल्यू रखो वो एक परिमेय संख्या ही बनेगा। 1 रख दो, 2 रख दो, 1 लाख रख दो, 10 लाख रख दो, राइट। क्या होगा? भिन्न में ही तो बचेगा ना। भिन्न होगा तो क्या हो गया? परिमेय तो भिन्न में होता ही है p/q, तो कुछ भी होगा तो परिमेय संख्या होगा। ये हमने समझ लिया। परंतु रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय है। बट यहाँ पे अपरिमेय को बराबर कर दिए हैं, यानी अपरिमेय संख्या बराबर आ रहा है परिमेय संख्या, लेकिन ये नहीं होता है। हम जानते हैं कि अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय होता है। अतः हमारी कल्पना यानी हमने जो माना था वो गलत था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो दिया हुआ संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है। बोलो जय हो। ठीक है, जल्दी से इसको छापो 2 मिनट के अंदर। फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, उसकी हम बात करेंगे। हो गया? जल्दी लिखो इसको। हो गया? ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको करते हैं क्लीन। अब देखो, हमने अभी तक जो पढ़ा है बहुत टाइप के क्वेश्चन देखे हैं और आपके नोट्स में होगा, और आप जाओगे बनाने, आप वास्तविक संख्या आपके जो बुक हैं उसकी क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बिना सोचे समझे। अब देखो, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो उसके हिसाब से, यानी बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जिसके हिसाब से सिलेबस खत्म हो गया, राइट। लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिसके वास्तविक संख्या में एक एक्स्ट्रा टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन वाला, है ना, यूक्लिड का एल्गोरिदम। तो अब हम वही देखते हैं, यूक्लिड। देखो यहाँ से क्या है, जिसके बोर्ड में अगर यूक्लिड है वो इससे आगे लेक्चर देख लो, और जिसके बोर्ड में यूक्लिड का कुछ नहीं है वो लेक्चर मत देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? बस इसको 15 से 20 मिनट लगेगा अपने को, 15 से 20 मिनट में नहीं, 10 मिनट अगर सही से हम करें तो 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे देखो इसमें क्या बोलता है, इसमें बोला जाता है कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक
कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक, यार पानी है क्या, एक मिनट रुक जाओ, मुझे प्यास लग रही है बहुत तेज वाली, थोड़ी सी मैं पानी पी लूं। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर क्या होगा, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान है। ठीक है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान है। विद्यमान है या ऐसा बोल लो क्यू और आर के रूप में विद्यमान है संख्याएं, क्यू और आर के रूप में भी लिख सकते हो, बाकी ये भी सही है। संख्याएं क्यू और आर के रूप में विद्यमान है। कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक है, यानी ये इसकी बात कर रहा है, यानी भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको ऐसा बोलते हैं, जैसे आप बुक में देखोगे तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, जहाँ a क्या है भाज्य है, b क्या है भाजक है, भागफल का है q और r क्या है शेषफल है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 12 और 15, राइट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12 और 15। इसको अगर आपको बोलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दिखाने के लिए, तो इसको और देखो ये जो होता है ना, इसमें क्या है, ये मान लो इसमें आप समझ लेना, ये जो है वो भाजक है, ये क्या है भागफल है, ये क्या है शेषफल है, और ये भाज्य है। अब देखो इसमें क्या है, आर की जो वैल्यू है ना वो 0 से बराबर या ये होता है, आर क्या है, आर की वैल्यू 0 से छोटा या बराबर होता है, 0 से छोटा या बराबर होता है आर की वैल्यू, नहीं 0 से बड़ा या बराबर होता है आर की वैल्यू, और या तो b से छोटा होता है। देखो ये क्या है, 0 से जो r की वैल्यू है ना b, देखो r की वैल्यू जो शेषफल की वैल्यू है ना, b क्या है अपना भाजक, भाजक से छोटा होगा या नहीं तो 0 या 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा भाजक से छोटा, यानी देखो यहाँ से समझना, जैसे 12 और 15 है, ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है, यानी दो संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी भाज्य होगा। भाज्य किसको बोलेंगे, सबसे बड़ी संख्या को, सबसे बड़ी संख्या, यानी जो भी दो संख्या दिया हुआ है ना उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वो भाज्य होगा। अब देखो जैसे 12 और 15 दिया हुआ है, इसमें से भाज्य कौन हो जाएगा 15, तो हम ये क्या बोल रहा है 15 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, यानी 12 को 15 से डिवाइड करो, आप इसको समझना 3। यहाँ देखो ये क्या है 15 क्या था भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं भाजक, यानी ये क्या भाजक क्या होगा 12, जितना आता है भागफल है ना साइड वाला, इसको क्या बोलते हैं भागफल, तो ये क्या है 1, और जितना बचा वो क्या है शेषफल, यानी हम 15 को इस तरह से लिख सकते हैं। यही बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इस हिसाब से क्या ये समझ में आया आपको, एक बार इसको फिर से समझना। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर के रूप में विद्यमान है, यानी कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा जिसमें से हम ये बता रहे हैं सबसे बड़ी जो संख्या होगा वो भाज्य काउंट होगा, जिसको ए बोलते हैं अपन, ये तो नोटेशन है जो भी बोलो आप, भाजक होता है, यानी भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये तो यार क्या बोले हम, ये पहला दूसरा का है, यानी 3-4 में ये पढ़ाया जाता है, तो इतना तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम जैसे मान लो अपने पास दो दिया हुआ है 12 और 15, 12 और 15, 12 और 15 को जब हम वो करेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या 15 है, तो 15 को हमने क्या माना भाज्य, और भाज्य की जगह पर रख दिया। अब इसको हम जैसे भाग करके देख लो आप, 12 और 15 यानी 12 इस तरह से काटेंगे हम, तो इसमें जो है ना ये क्या है ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है क्यू है, और ये क्या है आर है।
तो एक काम करो, इसको जल्दी से छापो। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो, ऐसा मान लो 15 और 19, 15 और 19 है, ठीक है, ऐसा देख लो। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो भाज्य हो जाएगा, यानी ए क्या हो जाएगा 90, उसके बाद बी क्या हो जाएगा 15, और उसके बाद तो आप निकालोगे, यानी ऐसा ही सीधे करो ना, जो बड़ी संख्या है उसी में से डिवाइड करोगे ना आप। जैसे 15, इसमें कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 15 पच्चे 75, 15 छक्के 90, ये तो कट ही गया एक ही बार में। हो गया क्या, यहाँ आ गया 0, राइट। अब देखो यहाँ पे ए कितना है 90, बी कितना है, यहाँ पे देखना, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है, राइट। ए हो गया, बी कितना है 15, क्यू कितना है 6 और आर कितना है 0। अब देखो ये आर की जो वैल्यू है ना, आर की वैल्यू कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे था 3 है ना, यहाँ पे 3 था, यानी 0 से बड़ा होगा, और भाजक जो यहाँ पे 12 था उससे छोटा होगा। 0 से बड़ा या बराबर होगा और भाजक से छोटा होगा। जैसे यहाँ पे भाजक क्या था 15, उससे छोटा ही है। इसको जल्दी से नोट करो 2 मिनट में, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, यूक्लिड यही कहता है। जल्दी से इसको नोट करो 2 मिनट में, फिर अपन इस पर एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद इसका करेंगे श्री गणेशाय नमः। हो गया, आई होप के हो गया होगा। तो हम इसको, आप ये समझ गए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखा जाता है जब दो धनात्मक पूर्णांक हो, तो उसी को बोला जाता है क्या, जैसे कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है ना, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। हो गया, ये तो जरूर लिखना कि जब हम यहाँ 15 और 90 है तो यहाँ पे ए क्या है 90, बी क्या है, ये लिखना, ताकि जब आप ये देखोगे जब भी नोट्स में तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो करते हैं क्लीन। यूक्लिड विभाजन वो तो प्रमेय था, अब देखो एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या लिख दिया भाई मैंने, ये एल्गोरिदम होता है ना, नहीं यार एल्गोरिथम होता है वो यार। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, अब जो भी हो देख लेना आप, तो अब बुक में होगा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब जैसे देखो हमने देखा था प्रमेय पीछे, और उसके बाद क्या देखा था, अब यहाँ पे आ रहा है एल्गोरिदम। प्रमेय क्या होता है, प्रमेय ये होता है कि जैसे हमने वहाँ क्या देखा था कि किसी दो संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं, यानी प्रमेय किसी चीज़ को करने को बताता है कि जैसे हमने दो संख्याओं को a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे लिख सकते हैं। और एल्गोरिदम क्या होता है कि किसी प्रमेय का यूज करके हमें कहीं पहुंचना हो, जैसे मान लो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके हमें कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना हो, मतलब उस प्रमेय का यूज करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके जब हम कुछ फाइंड आउट करेंगे तो क्या फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें हम करते हैं क्या, मशा निकालते हैं। मशा क्या निकालते हैं, एक काम करें इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल से देखें क्या, चलो डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं, या नहीं तो इसको थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं। क्या किया जाए ये बताओ, थ्योरेटिकल लिखते चरण करके। जैसे देखो चरण 1, सबसे पहले इसमें क्या होगा, जैसे मान लो अपने पास ए और बी संख्या है, राइट, ए और बी संख्या है। अब देखो चरण 1 में क्या होगा, जल्दी बताओ चरण 1 में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो ए और बी है ना उसका यूज करके हम यूक्लिड विभाजन का कैलकुलेट करेंगे। मेरे हिसाब से ना इसको क्वेश्चन से सॉल्व करें, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करते हैं यार। जैसे देखो चरण वरण छोड़ो, डायरेक्ट समझो इस चीज को। जैसे मान लो अपने पास कुछ, इसमें क्या करते हैं, मसा निकालते हैं, HCF निकालते हैं, राइट, HCF। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके हम क्या निकालते हैं, किसी भी दो संख्याओं का HCF निकालते हैं। जैसे देख लो एग्जाम्पल में अपने पास संख्या है क्या 18 और 72, नहीं 18 है और एक संख्या हो गया मान लो 24, ये अपने को दो संख्या दिया हुआ है, राइट।
तो इस पे हमें लगाना है। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय लगाओ। सबसे पहले आप अगर यूक्लिड विभाजन का प्रमेय लगाओगे तो क्या करोगे, 24 जो सबसे बड़ी संख्या है उसको 18 से कैलकुलेट करो, क्या होगा, एक मरतबे में लग जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 6, और यहाँ ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है, ये हमें पता है। अब इसको सबसे पहले व्यक्त करो उस रूम पे, क्या होगा 24 इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 6, इस रूप में लिख देंगे, राइट। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो एचसीएफ हम कब तक नहीं निकालेंगे, जब तक r इक्वल टू 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय इस्तेमाल यूक्लिड विभाजन प्रमेय इस्तेमाल करते रहना है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या हुआ 6 आया। अब जो नेक्स्ट में जो है ना, ये नेक्स्ट में अब ये बन जाएगा भाजक और ये बन जाएगा क्या, ये भाज्य बन जाएगा और ये भाजक। अब देखो जैसे यहाँ पे ये एक चरण हो गया, अब यहाँ पे ये भाज्य बन जाएगा, यानी ये 18 यहाँ आ जाएगा, शेषफल भाजक बन जाएगा। और उसके बाद हमें करना है, यानी ये दो संख्या क्या बन गया 18 और 6, या नहीं तो ऐसा कर लो ना, जैसे ये एक बार निकालिए, अब यहाँ से जो हमारा संख्या बनेगा वो 18 और 6, 18 6 यानी 18 में सबसे बड़ी संख्या यानी 6 और 18 में ये है 6 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 0 बन जाएगा, क्योंकि देखो जब 18 में आप 6 से डिवाइड करोगे ना, 6 3 18 बन जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी यही चीज़ है। यहाँ पे हमें क्या हो गया, शेषफल 0 मिल गया, तो इसका जो भाजक है वो अब इसका HCF होगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको इसमें बहुत सारा चीज़ समझ नहीं आया होगा। एक काम करो, इसका एक जैसे ये देखो, एक बार और करते हैं हम इसको क्वेश्चन। बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना, हम इसको चरण वरण नहीं लिखने जा रहे हैं क्योंकि फिर हमें वही समझाना पड़ेगा ना, यानी है ना। जैसे देखो हमारे पास दो क्वेश्चन, 2 नंबर देगा, राइट। 2 नंबर मान लो यहाँ पे हमें देता है 36 और क्या देगा, मान लो 78, ठीक है। 36 और 78 हमें 2 नंबर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा है उसको a मानेंगे, यानी यहाँ पे a सबसे बड़ा क्या है, यानी 78 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 36 से, 36 दूनी 72, राइट, ये लग जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या है अपने पास, ये a है, ये b है, ये q है और ये r है। तो हम सबसे पहले एक बार में लिख देंगे, यानी 78 अपना वो था, उसके बाद b क्या था 36, r कितना है, a बराबर bq प्लस r होता है ना, r कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है 6, ये हमने लिख दिया। क्या अपना शेषफल 0 हुआ, नहीं हुआ, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, हमें तब तक फाइंड आउट करना है जब तक हमें शेषफल 0 ना आ जाए। अब शेषफल 0 नहीं हुआ तो दूसरा नंबर पे जो अब हमारा जो संख्या बनेगा वो संख्या क्या बनेगा, भाजक और जो शेषफल है वो, ये हमारा दूसरा नंबर पे संख्या बनेगा। उसके बाद हमें फिर इस पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज करना है। एक काम करो, चरण ही लिख लो आप सबसे पहले। चरण 1 में क्या करते हैं, चरण 1 दिए हुए संख्या पे दिए हुए संख्या को यूक्लिड विभाजन, दिए हुए संख्या को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखे, दिए हुए संख्या को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखे। ये चरण है 1। दूसरा चरण 2 होगा। चरण 2 क्या होगा, अगर शेषफल इक्वल टू 0 है तो भाजक उस दो संख्या का HCF होगा, उस संख्या का HCF होगा। अगर शेषफल 0 नहीं है तो, अगर शेषफल 0 नहीं है तो जो इसका भाजक है, यानी
भाजक और शेषफल, भाजक और शेषफल पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाइए। ठीक है, चरण 3 में क्या है, चरण 3 में क्या है, चरण 2 को रिपीट कीजिए। चरण 2 दोहराइए, चरण 2 को दोहराते रहिए कब तक, जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता है। और शेषफल 0 जैसे होगा वो उसका HCF हो जाएगा। अब इसके हिसाब से चलाते हैं हम आपको, देखो अब आपको शायद हो सकता है कि ज़्यादा बेटर से समझ में आए। अपने पास संख्या क्या है, एक काम करना, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के नीचे ये लिख लेना, बहुत सिंपल शब्दों में है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल मान लो हमने लिया क्या, 12 और नहीं, थोड़ा यार क्रिटिकल लेने का मन हो रहा है मेरा। जैसे मान लो 36 और 12 एक ही बार में कट जाएगा ये। कुछ अच्छा सा, रुको मैं एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल आपको लेके आता हूँ। बेहतरीन सा एग्जाम्पल आपकी बुक से उठाऊँ क्या? अरे यार छोड़ो, हटाओ, कहाँ जाएंगे ढूंढने। चलो मान लो 24 और 32 लेके चलते हैं हम। ठीक है, 24 और 32 हमारे पास दो संख्या है। इस पे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके ये पूरे को फॉलो करके हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, चरण 1, दिए हुए संख्या को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखे। दिए हुए संख्या ये है, अपन इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इस पे हम करेंगे डिवाइड करेंगे कितने, 24 से। यहाँ कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 अपने को मिल जाएगा। अब इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 32। यहाँ ऐसे नहीं, देखो हम पूरा सॉल्यूशन के हल उसके तरीके से बताते हैं। चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये लिखना आप सबसे पहले, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a क्या है अपने पास, इसके हिसाब से चलेंगे। अब a क्या है 32 इक्वल टू b क्या है 24 इंटू Q1 है प्लस R क्या है 8। ये हो गया, हमने चरण 1 को कंप्लीट किया। चरण 2 क्या कहता है, अगर शेषफल 0 है तो भाजक दो संख्याओं का HCF होगा, भाजक उस दो संख्याओं का वो होगा। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हमारा शेषफल क्या है 8 है, यानी ये तो गलत हो गया। अब आगे पढ़ेंगे, अगर शेषफल 0 नहीं है, यही ठीक है अपना, तो भाजक और शेषफल पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाइए। भाजक और शेषफल, अब भाजक और शेषफल क्या है, भाजक हमारा क्या है ये, और शेषफल क्या है हमारा 4, यानी भाजक क्या है 24, शेषफल क्या है 8। ये अपने पास अब संख्या आ गया। अब इस पे हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाइए। अब इस पे लगाइए, तो इस पे जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 और 8 अपने पास संख्या आया। इस पे आप देखिए 24 है और 8 है। हमने पहले जान लिया है कि जब दो संख्या है तो उसमें से जो बड़ी संख्या है वही भाजक होगा, वही भाज्य होगा, सॉरी, है ना। अब इसको भी हम यूक्लिड विभाजन में लिखेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 24 इक्वल टू 8 इंटू 3 इसके हिसाब से प्लस 0। अब उसके बाद फिर नीचे आइए, नीचे में क्या है, चरण 2 दोहराइए। चरण 2, अब चरण 2 में आइए, फिर क्या बोल रहा है, अगर शेषफल 0 है तो भाजक उस संख्या का HCF होगा। शेषफल अपने को क्या आ गया यहाँ पे 0, तो इसका भाजक क्या है, अभी तक भाजक क्या है 8, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा, इसीलिए HCF इक्वल टू, नहीं यहाँ लिख सकते हो आप, चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, चूंकि शेषफल इक्वल टू 0 है, इसीलिए HCF ऑफ कौन, वो दो संख्या होगा HCF। ठीक है, 24 और 32 इक्वल टू इसका भाजक क्या है 8, ये होगा। क्या ये समझ में आया, इसको जल्दी से नोट करो 2 मिनट में, 2 मिनट से भी ज़्यादा टाइम इसमें तो बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए। जल्दी बनाओ, जल्दी खटाक से बनाओ। एक क्वेश्चन इस पे अपन और करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। हो गया क्या, हो गया तो इसको हटाते हैं। ठीक है, ये रफ है, ये वाला आप रफ में लिख सकते हो। ये अपने को क्वेश्चन में ये संख्या दिया हुआ है। ठीक है, हो गया। वो अपन एक बार फिर से इस पे एक और क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि ये
पेपर में आता है और बहुत सिंपल है यार, पता नहीं तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। इसको देखते रहना तुम बार बार, ये देखते रहोगे तुमको सब बनता रहेगा, यही ये तरीका है इसका, ठीक है। अब जैसे देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लेते हैं क्या 96 और 404, ठीक है। 96 और 404 ये हमारे दो संख्या है, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R, ये हमने सबसे पहले लिख दिए। चरण 1 में आएंगे, क्या है, दिए हुए संख्या को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखे। दिए हुए संख्या क्या है, 404, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो अपना भाज्य होगा, राइट, नहीं हाँ वो अपना भाज्य होगा। अब देखो यहाँ क्या है 96, अब इसको लगाओ, इसमें कितने मरतबे लगेगा, 3 मरतबे लग जाना चाहिए। कितना हो जाएगा, क्षेत्रीय 18 के 8, क्षेत्रीय 18, 18 के 8 हासिल 1, और उसके बाद क्या है 9 3 27, 27 1 28, ये आया अपने पास। क्या 4 मरतबे लग जाता, हाँ 4 मरतबे लग जाएगा, ये 4 मरतबे लग जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, उसके बाद 9 चौक 36, 9 चौक 36 2 38, इतना आ गया। 4 4 हो गया तो 0 बच जाएगा, यहाँ क्या है ये इधर से आ गया यानी 2, अपने पास कितना आ गया 20। अब इस ये अपना पहला हो गया, यानी चरण 1 कंप्लीट किए तो सबसे पहले जो अपना आएगा उसको पहले व्यक्त कर लो। कितना है, यानी 404 इक्वल टू 96 इंटू 4 प्लस 20। इस तरह से हम अपना पहला चरण कंप्लीट किए। अब दूसरा चरण में क्या है, शेषफल 0 है तो शेषफल 0 अपने को नहीं आया, शेषफल कितना है 20। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, अगर शेषफल 0 नहीं है तो दूसरे में क्या, भाजक और शेषफल पर यूक्लिड विभाजन लगाया है। तो भाजक अपने पास क्या है, इसमें भाजक है 96 और शेषफल है 20, तो हमें इस पर फिर से लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी 96 इसमें बड़ी संख्या है तो भाज्य वो हो जाएगा 20, 20 चौके 80, राइट। इसको करेंगे तो 6 और 1 16। अब इस पर हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 96 इक्वल टू 20 गुने 4 प्लस 16। अब हो गया क्या, अभी हमें मिला क्या 0। अब देखो चरण 3 में आएंगे तो चरण 2 को ही दोहराना है, राइट। अब देखो जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा शेषफल फिर से 0 नहीं है, तो अब हमारे लिए फिर से क्या हो जाएगा, भाजक और शेषफल का, यानी 16 और 20, ये इस संख्या पे हमें फिर से यूक्लिड लगाना पड़ेगा। क्या है 20 और 16 आया अपने पास, राइट। 16 एकम 16 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 4। अब इस पर हमें फिर यूक्लिड विभाजन लगाना है, यानी 20 हमारा भाज्य हो जाएगा 16 इंटू 1 प्लस 4। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ, यानी फिर से हमें ये भाज्य और भाजक पे यूक्लिड लगाना पड़ेगा, यानी हमारे पास फिर से संख्या क्या आ गया 16 और 4। अब जब इस पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 भाज्य हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 0, यहाँ पे हमारा हो जाएगा शेषफल 0। और जब शेषफल 0 हो जाएगा तो ये क्या बोलता है, उस भाजक जो है उस दो संख्या का HCF होगा। यहाँ पे भाजक कितना है 4, तो ये संख्या का जो होगा क्या बोलते हैं, इस संख्या का जो अपना 96 और 404 है उसका मौसा क्या होगा 4 होगा। अब इसको, ये तो अपना रफ है, राइट, इसको मिटाते हैं। चूंकि शेषफल इक्वल टू 0 है, शेषफल उसके नीचे लिखेंगे इक्वल टू 0 है, इसीलिए HCF ऑफ 96, 404 इक्वल टू 4। ये समझ में आया। इस टाइप से हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो हमने इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट से हमने पूरे पढ़ लिए, इसका सबसे पहले आप नोट्स बनाओगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में ये लाइन जरूर लिख लेना, और बाकी नोट्स आपका बहुत प्यारा होना चाहिए। हमने जैसे जैसे पढ़ाए हैं वैसे वैसे आपका नोट्स अगर क्लियर है, नोट्स कंप्लीट है और जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं वो आपने किए हो, तो आपका वास्तविक संख्या कंप्लीट हो चुका है। अब आप वास्तविक संख्या का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा लो, कोई भी उठा लो, आई थिंक मतलब लाइक कि आप क्वेश्चन बैंक का भी कोई भी क्वेश्चन उठाओ जो वास्तविक संख्या का है, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो कुछ भी हो, सब आपसे बनेगा और धराधार बनेगा। NCERT का बुक उठा लो, भारतीय भवन का बुक उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपका पूरा बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है ख़त्म। और मुझे उम्मीद है कि आपको वास्तविक संख्या के इस जर्नी में बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब जो हमारा अगला जो लेक्चर आएगा वो हमारा सेकेंड यूनिट आएगा, सेकेंड चैप्टर आएगा। सेकेंड यूनिट जो क्या है,
सेकेंड यूनिट का नाम क्या है आपका? बहुपद। बहुपद पढ़ेंगे हम अगले में। तो हम यहाँ करते हैं द इंड। किसका द इंड हुआ है? वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या यहाँ पे होती है ख़त्म। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को कि आपने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है, और मुझे विश्वास है कि अब आपसे क्वेश्चन बनने लग रहे होंगे। अगर बनाए होंगे तो, नहीं बनाओगे तो कहाँ से बनेगा? तो जाओ बनाओ, और नोट्स जो हमने आपको जो भी पढ़ाया है उसका नोट्स प्रॉपर बनाना, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब रिवीजन करोगे आप या जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको नोट्स, अगर ज़रूरत पड़ती है तो नोट्स का हेल्प आप ले सकते हो। और बाकी अगर आपको समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम देखेंगे बहुपद। वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बहुपद को। जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।